नमस्कार, मैं एस के राजीव। आप देख रहे हैं पटना स्टूडियो से न्यूज़ 22 स्कोप की खास पेशकश। दरअसल में पूरे दिन भर आज पटना में हमारे रिपोर्टर ने क्या क्या बड़ी खबरें कवर की और पूरे बिहार की क्या बड़ी खबरें रही, उन तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है पटना की, वो ये है कि आज ये बात लगभग अब क्लियर हो चुका है कि जेडीयू को मात्र 2 सीटें जो हैं वो बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है वह यह है कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को अब एनडीए में कोई भी सीट झारखंड में नहीं मिलने जा रही है। इसके अलावा मुन्ना शुक्ला, जिनको कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, आज विधिवत उन्होंने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। इसके अलावा अब आज से विधिवत बिहार में बालू खनन का काम जो है वो उसकी शुरुआत हो गई है, और अगर गलत तरीके से कोई भी व्यक्ति बालू खनन में संलिप्त पाया जाएगा तो सीधे तौर पर 10 लाख रुपए का जुर्माना उसको भरना पड़ेगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर है वह है प्रशांत किशोर से जुड़ी हुई। प्रशांत किशोर ने आज अपने प्रत्याशी से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा जो है वो अपने प्रत्याशी की कर दी है अपनी पार्टी से, और विधिवत ऐसे चेहरों को उतारा गया है जिस चेहरे का नाम कभी आप राजनीति में कम से कम नहीं सुने होंगे। तो इन तमाम खबरों पर हम चर्चा करेंगे, और हमारे साथ हमारे 2 पटना के सहयोगी महीप, जो कि पॉलिटिकल बीट को कवर करते हैं, वो हमारे साथ रहेंगे। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे, और हमारे साथ विवेक रहेंगे। तो तफ्तीश से हम इस खबरों को समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में आज पूरे दिन जो पॉलिटिकल खबरें हैं वो क्या रही, और जब ये लोग राजनेताओं के पास जाते हैं बाइट लेने के लिए तो आज कौन कौन सी महत्वपूर्ण बाइटें इन लोगों ने ली है। तो सबसे पहले हम महीप से बात करेंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर की खबरें जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती हैं क्योंकि प्रशांत किशोर लगातार इन दिनों मीडिया की सुर्खियों में न सिर्फ बने हुए हैं बल्कि बटोर भी रहे हैं सुर्खियां। तो वहीं पर आज आप प्रशांत किशोर के पास गए हुए थे। आज उन्होंने जो 4 सीटों पर जो उपचुनाव होना है बिहार में, उसको लेकर के प्रत्याशियों के नाम की उन्होंने घोषणा की है। क्या था प्रेस कॉन्फ्रेंस का लबोलुआब? जिस तरह से आज प्रशांत किशोर ने घोषणा की है, वो तरारी सीट से अपने जो उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा की है। और सबसे इसमें चौंकाने वाला बात यह है कि उन्होंने एक रिटायर्ड आर्मी के कर्नल एस.के. सिंह हैं, उनको उम्मीदवार उतारा है। और जिस तरह से नीतीश कुमार जो राजनीतिक समीकरण बैठाते हैं, इसी तरह से प्रशांत किशोर ने भी राजनीतिक सोशल इंजीनियरिंग की बात की है। उन्होंने जो पहला उम्मीदवार दिया है वह राजपूत समाज से दिया है। और अब देखना होगा कि तरारी विधानसभा सीट में सबसे पहले अगर किसी ने उम्मीदवार की घोषणा की है तो वो आपको प्रशांत किशोर की पार्टी है जनसुराज। अब अदर्स लोग इनके खिलाफ कौन सा उम्मीदवार उतारते हैं, क्योंकि अपने आप में जनरल होना, रिटायर्ड जनरल होना एक बहुत बड़ी बात होती है। और चूँकि वो उनके पास इंग्लिश की भी अच्छी नॉलेज है, वो एडुकेटेड हैं और नेतरहाट से भी पढ़े हुए हैं। तो जिस तरह से प्रशांत किशोर ने कहा था कि हमारा जो उद्देश्य है कि अच्छा शिक्षा, अच्छा विकास करना, बच्चों में जो है वो जागृति करना एडुकेशन के प्रति, ताकि वो खड़े हो पाएँ, उसी के देखते हुए यह पहला कदम जो है प्रशांत किशोर ने उठा लिया है। और जनरल, रिटायर्ड जनरल जो हैं एस.के. सिंह, उनको उतारा जो कि राजपूत समाज से आते हैं। जिस तरीके से महीप आपने मुझे बताया अभी कि भाई अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी बोलते हैं वो जो हैं, और एक ख़ास जाति का आपने नाम भी लिया कि वो सवर्ण समाज से बिलोंग करते हैं। आपको लगता है कि जनता ऐसे लोगों को वोट करती है जो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं? बिल्कुल, ये अब देखना होगा कि आखिर इनके खिलाफ, अब चूँकि हमारा समाज आज एडुकेटेड लोगों की तरफ जाता है, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि अब कोई भी बाहर से आएगा और उसे जिता दिया जाएगा। लेकिन वहाँ के लाल जो वहाँ पैदा हुए, तरारी में ही इनका जन्मभूमि है, और वहीं से वो पास आउट भी हुए हैं, और उसके बाद नेतरहाट में उन्होंने पढ़ाई की है। तो इस तरह से अब उन्होंने इस चीज़ को पेश किया है और कहा है कि हमने एक अच्छे योग्य व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है। अब इनके टक्कर में जो है अब कौन कौन लोग उतरते हैं यह देखना होगा, क्योंकि वहाँ के लोकल लोग किसे वोट देंगे या किसे नहीं देंगे, क्योंकि हम एडुकेशन की बात करते हैं। आपको लगता है कि प्रशांत किशोर खुद को मोदी समझने लगे हैं कि भाई अब मोदी के चेहरे पर जिस तरीके से लोग जीत जाते हैं, आप किसी को टिकट दे दीजिए, उसी तरीके से प्रशांत किशोर को भी तो अब कहीं ये नहीं लग रहा है कि भाई हम जिसको उतार देंगे उसी को जनता जिता देगी? नहीं नहीं, बिल्कुल प्रशांत किशोर को ये नहीं लग रहा। हाँ, प्रशांत किशोर को ये लग रहा है कि उन्होंने जो पिछले कुछ दिन नीतीश कुमार के साथ बिताए थे, उनकी जो लबो-लुबाब देखी थी, उनकी जो कार्यशैली देखी थी, उन्हें जो नज़दीक से रीड किया था, इसका फ़ायदा शायद प्रशांत किशोर को मिल जाए। लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस भी हो प्रशांत किशोर को, और फर्स्ट टाइम है तो उनको लॉस करने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, अगर एक सीट भी उनके खाते में आ जाती है
तो उनके लिए यह गेन होगा। चलो वहीं बाद बाकी जो 3 सीटें हैं उस पर कब घोषणा करेंगे प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर ने कहा है बहुत जल्दी घोषणा हो जाएगी। अभी इस पर उन्होंने ज़्यादा खुलासा नहीं किया है, लेकिन हाँ कहा है बहुत जल्दी घोषणा कर देंगे, अभी हड़बड़ाने की बात नहीं है। चलिए अब इसी पर हम विवेक से बात करेंगे, क्योंकि विवेक बीजेपी की तरफ से भी ये कहा गया है कि भाई 18 से 20 तारीख तक के में जो है वो नामों की घोषणा जो है वो कर दी जाएगी। और जहाँ तक मेरी जानकारी में, और कल भी आपके साथ जब हम संवाद कर रहे थे तो आपने कहा था कि जो तरारी की जो सीट है वो सीट बीजेपी अपने पास रख रही है। तो तरारी से बीजेपी किसको अपना उम्मीदवार बना रही है? जी बिल्कुल, तरारी से जो बीजेपी उम्मीदवार किसको बनाएगी ये तो आने वाला समय में क्लियर हो जाएगा। बीते दिनों जब सुनील पांडे जब बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे उसी समय क्लियर हो रहा था कि तरारी से वो अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारेंगे। लेकिन जो बीजेपी में और ये जो एनडीए में जो सीट शेयरिंग का जो है बिहार में 4 सीटों पर जो उपचुनाव होना पूरी तरीके से फाइनल हो चुका है। सिर्फ कैंडिडेट का नाम की घोषणा होना, एक सीट पर जेडीयू लड़ेगी। आज इसका विधिवत तौर पे जो दिलीप जायसवाल हैं उन्होंने घोषणा भी कर दिया कि एक सीट पर जो जहां से जीतनराम मांझी चुनाव लड़े थे वो सीट तो जीतनराम मांझी के खेमे में रहेगा। लेकिन जो बेलागंज सीट को लेकर जो हो रही थी चर्चा कि बेलागंज से कौन लड़ेगा, बेलागंज से जो जेडीयू के प्रत्याशी है वहाँ से बेलागंज से लड़ेगी वहाँ से प्रत्याशी। उसके साथ नहीं, तरारी के विषय मुझे बताइए आप, चूँकि प्रशांत किशोर ने आज तरारी से अपना एक उम्मीदवार घोषित कर दिया है और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं खास करके मेरे, उसके मुताबिक संभवतः सतीश पांडे के जो बेटे हैं उनका नाम देखिए मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, संभवतः उनको टिकट देने की बात कही जा रही है कि उनको इसमें जो है वो उतारा जाएगा। अब उनके बेटे को लेकर उसी समय घोषणा की गई थी कि उनको उतारा जाएगा मैदान में। लेकिन अब जनसुराज जो है वो अभी अपना भी जो उम्मीदवार का घोषणा कर दिया। अब जैसे में देखना हुआ कि भाकपा माले का जो तरारी सीट है भाकपा माले के खेमे में था, सुदामा प्रसाद वहाँ से विधायक थे और वो अभी सांसद बन चुके हैं। अब ऐसे में उस सीट पर अगर भाकपा माले अपना प्रत्याशी उतारती है तो वहाँ से क्या भाकपा माले का जो सीट है वो क्या भाकपा माले निकाल पाएगी, या फिर ये दोनों जो एक तरफ जो एक राजपूत हैं तो एक ब्राह्मण है, दोनों जनरल जाति के हैं, दोनों में सेंध मारने की जो प्रयास होगी तो दोनों का जो वोट बैंक एक दूसरे में ही कट रख कर रह जाएगा, तीसरा बाजी मार जाएगा। जिस तरीके से काराकाट में हुआ था लोकसभा चुनाव के समय, उसी तरीके से तरारी भी देखने को मिलेगा। चलो वहीं पर आप कुछ कह रहे थे इस मुद्दे पर। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि तरारी सीट पर जिस तरह से प्रशांत किशोर ने स्वर्ण समाज से जो राजपूत वर्ग से आते हैं वो उनको उम्मीदवार बनाया है, तो अब कहीं ना कहीं ये इंटरेस्टेड हो गया है कि अब अगला देखना है। जिस तरह से बीजेपी से कहा जा रहा है कि वह भी ब्राह्मण जाति के लोगों को उतारने की तैयारी में करें, तो अब जो इंडिया गठबंधन है वो अपने कौन से उम्मीदवार को उतारती है, क्योंकि फाइट काफ़ी टफ होगी। सुदामा प्रसाद ने रिजाइन दे दिया, उसके बाद से ये सीट खाली। वो सीट तो मुझे लगता है कि माले को ही मिलेगा। हाँ नहीं, माले को मिलेगा, तो आखिर कैंडिडेट कौन होगा? क्या ये स्वर्ण जाति के बीच की लड़ाई होगी या फिर किसी और के जो कहा जाता है उनकी लड़ाई होगी जाति की? तो अब यहाँ ये देखना है कि जात की जो राजनीति कही जाती है बिहार में बिना जात की राजनीति हो नहीं सकती है। तो अब यहाँ सबसे इंटरेस्टेड बात है, क्योंकि अब जो स्टार्टिंग है वो जनस्वराज ने कर दिया है। उन्होंने कर दिया हम तो राजपूत उतार रहे हैं, बीजेपी ने एक साफ कह दिया है कि हम अब ब्राह्मण उतारेंगे। तो अब देखना है कि आखिरकार सुनील पांडे तो भूमिहार जाति से संभवतः आते हैं, उनके बेटे के नाम की चर्चा हो रही है। नहीं ठीक है, सुनील पांडे भूमिहार हैं, तो वही तो देखना है कि आखिरकार कौन आते हैं। भूमिहार ही आएंगे तो आगे स्वर्ण समाज के बीच की तो लड़ाई चालू हो गई है। तो देखिए अभी एक खबर विवेक बता रहे हैं कि कल विधिवत अखिलेश सिंह भी पीसी करेंगे, क्योंकि कांग्रेस को भी सीट चाहिए। आपको लगता है कि अच्छा कांग्रेस, मुझे लग रहा है कि विवेक ही देख रहे हैं। विवेक क्या है कांग्रेस में कल अखिलेश सिंह क्या करेंगे नामों की घोषणा? जी बिल्कुल, कांग्रेस भी दावेदारी जरूर कर सकती है, क्योंकि जो जिस समय उसको लोकसभा विधानसभा चुनाव के समय जितनी कम सीटें दी गई थी, अब ऐसे में वो दावेदारी तो जरूर करेगी। लेकिन अब दावेदारी कहाँ रहेगा यह तो कल पता चलेगा। जैसे में वो 3 सीट की बात कर लिया तो तीनों सीट में से जो खाली हुई है सीट तीनों आरजेडी के खेमे क्या है। वो एक जो रामगढ़ है वो भी आरजेडी का है, बेलागंज आरजेडी का है, और 2020 में विधानसभा चुनाव में आरजेडी के कैंडिडेट थे जो उदय नारायण चौधरी, वो इमामगंज सीट से लड़े थे। अब ऐसे में लेकर तीनों तो कंफर्म है, लेकिन 2 जगह जो है आरजेडी अब लड़ेगी जरूर, लेकिन उसका कंफर्म। लेकिन इमामगंज जो सीट है, इमामगंज को लेकर 2 दिन पहले हमने उदय नारायण चौधरी से बातचीत की थी, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था आने दीजिए समय, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन उनका वहाँ से कंफर्म है। लेकिन अब कांग्रेस कहाँ से दावेदारी करती है यह तो कल पता चलेगा। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस भी कहीं ऐसा ना हो कि भाई तरारी पर ही अपना दावा ठोक दे। वही हो सकता है, तरारी चाहे रामगढ़ सीट है, ये दोनों पे रामगढ़ सीट पर भी कांग्रेस दावा ठोक सकती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। महीप, आपसे हम और एक सवाल जानना चाहेंगे, क्योंकि आज से विधिवत तेजस्वी यादव ने
अपने दूसरे चरण की यात्रा की शुरुआत की। और जो मैं खबरों को देख रहा था, आप लोग ही जो कवर कर रहे हैं, उसमें कि भाई यात्रा की शुरुआत आज हुई और कल ही यात्रा ये ख़त्म हो जा रही है। तो फिर क्या है तेजस्वी की यात्रा का ये मकसद? तेजस्वी की यात्रा का मकसद तो अभी कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब फर्स्ट फेज़ का उन्होंने किया था और उस समय जब बाढ़ की विभीषिका ने बिहार को घेरा था तो वो पूरे बाढ़ में बाहर थे। इसी को लेकर जो है वो लगातार सत्ता पक्ष है, नेता प्रतिपक्ष जो विधानसभा हैं तेजस्वी यादव, उनसे यह सवाल कर रही थी। अब जिस तरह से कल वो उनके 12 जिले में 55 जो गांव हैं वहां वो करना था पूरा विजिट, लेकिन अचानक से उन्होंने अपने जो प्रोग्राम्स है उसको शॉर्ट कर दिया है और साफ कह दिया है कि हम कल ही कर रहे हैं। इन सबों के बीच एक चीज़ देखने वाली बात होगी, वो नीतीश कुमार के ऊपर ज़्यादा हमलावर नहीं है। आज भी हमने जो बात करने की कोशिश की थी, कल रात में भी उन्होंने कहा था कि अगर हमसे गलती हो जाती या हमारे पिताजी से गलती हो जाती, तीर धनुष गिर जाता तो हमारे ऊपर हमला होता। लेकिन चाचा से, जो उनके मुंह बोले चाचा नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, उनसे गलती होगी, बढ़ता उम्र का तकाजा है, हो सकता है हाथ से गिर गया, बहुत सॉफ्ट से। लेकिन जो उन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता हैं वो लगातार हमलावर हैं। नहीं, मैं हमारा सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई? एक तो आप 10 दिन यात्रा की शुरुआत करते हैं, तो 10 दिन आप जनता के बीच रहते हैं। उसके बाद फिर बिहार जब बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहा होता है तो अचानक आप दुबई चले जाते हैं परिवार के साथ, और जब फिर बाढ़ खत्म हो जाता है तो फिर आप आते हैं और फिर आपका एक प्रोग्राम बनता है, एक शेड्यूल की आप 50-60 गाँव को विजिट करेंगे, और फिर अचानक वो शेड्यूल चेंज हो जाता है और होता है कि नहीं भाई अब एक ही दिन में यात्रा की शुरुआत भी करनी है और ख़त्म भी करना है। क्या झारखंड चुनाव की वजह से और बिहार में जो 4 सीटों पर उपचुनाव है, इसकी वजह से तेजस्वी प्रेशर में और यही वजह है कि उनको यात्रा को स्थगित करना पड़ा है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस तरह से अब झारखंड में सीट शेयरिंग का मामला जो आ रहा है वो उलझता जा रहा है। अभी तक किसी भी पार्टी ने अपने सीट शेयरिंग को क्लियर नहीं किया है, मीडिया के सामने नहीं रखा है। अब इसको लेकर लगातार जो है वह दबाव बढ़ता जा रहा है, और जैसे 1 महीने के अंदर ही जो बिहार में उपचुनाव होने हैं 4 सीटों पर, उसमें भी प्रेशर पॉलिटिक्स है, क्योंकि अब कांग्रेस भी दावा ठोक रही है, भाकपा माले भी दावा ठोक रही है, और आरजेडी है वह अपनी सीट को छोड़ना नहीं चाहती है। वह भी कह रही है कि हम भी जो है इन 4 जो उपचुनाव हैं उस पर हम अपनी तैयारी करें। तो अब कहीं ना कहीं चूँकि लालू प्रसाद यादव बीमार रहते हैं और सारा रणनीति जो है वो तेजस्वी प्रसाद यादव के हाथों में है, और उसको लेकर अब जब सर पे आ चुका है चुनाव, तो उसको लेकर उन्होंने अपने जो प्रोग्राम्स हैं उसको शॉर्टलिस्ट कर दिया है, और उसी को देखते हुए उन्होंने बहुत जल्दी ही पटना लौटने का निर्णय लिया है, ताकि पटना और झारखंड में होने वाले चुनाव को लेकर वो सारी चीज़ों को जो है वो क्लियर कर सकें, सीटों के शेयरिंग के मामले को क्लियर कर सकें। चलिए विवेक, एक सवाल आपसे है कि गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर के अब बीजेपी में ही कंट्रडिक्शन पैदा हो गया है, और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं उनकी बात को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि भाई वो समर्थन नहीं कर रहे हैं उनको, और चूँकि नीतीश कुमार के जो शासन है उसमें चाहे वो हिंदू हों या फिर मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, सब लोग भाई भाई की तरह रह रहे हैं, तो इस तरह की यात्रा की आवश्यकता नहीं है। विजय सिन्हा ने भी, आपने जो बात किया है, उनसे बात की है, तो उसमें भी उन्होंने भी यही कहा है। तो आपको लगता है कि गिरिराज सिंह को जो समर्थन नहीं मिल रहा है उनकी पार्टी का, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या हो सकती है? जी बिल्कुल, गिरिराज सिंह का जो यात्रा है हिंदू बचाओ स्वाभिमान यात्रा, और जो बीजेपी है तमाम जाति हो चाहे तमाम धर्मों को लेकर चलती है, और उनका जो एक स्टैंड रहता है कि हिंदू पर ज़्यादा फोकस रहता है। लेकिन जो बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल ने उनके यात्रा से दरकिनार कर लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के बैनर तले तो कोई यात्रा हो नहीं रही है कि हम उस यात्रा का समर्थन करें, और ऐसे में अब उनकी यात्रा को कितना बल मिलेगा, ये तो 18 तारीख से जब वो अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे भागलपुर से, उसके बाद पता चलेगा। इसके साथ ही साथ जब यात्रा का समापन करते हैं किशनगंज से, तो क्या वहाँ से घोषणा कर सकते हैं, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि हम भी हिंदू नहीं बन पाए, हम भी जाति विशेष में बटकर रह गए। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम भी बेगूसराय से चुनाव लड़ते हैं, जाति विशेष में बटकर रहते हैं, हमको किशनगंज से चुनाव लड़ना था लेकिन किशनगंज से चुनाव नहीं लड़े। अब ऐसे में वो वहाँ अपना यात्रा का समापन करते हैं, तो वहाँ से क्या घोषणा करते हैं कि हम भी, अगर जो हिंदू बचाओ स्वाभिमान के लिए बात कर रहे हैं, तो क्या आने वाला जो बिहार में विधानसभा चुनाव है, क्या अपना लोकसभा का सदस्य कैसे सदस्यता से इस्तीफा देकर क्या वो बिहार विधानसभा के चुनाव लड़ सकते हैं, यह बात देखना होगा। लेकिन जो पार्टी है, पार्टी इनकी जो यात्रा से दरकिनार कर ली हो, चाहे विजय कुमार सिन्हा का बयान हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है कि प्रदेश अध्यक्ष का समर्थन नहीं मिलना। और ऐसे में अब वही एक दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कह रहे थे कि यात्रा को, उनकी अपनी यात्रा है, वो यात्रा को जाएंगे, लेकिन आज उन्होंने दरकिनार कर लिया अपनी यात्रा से। चलिए वहीं पर जेडीयू की तरफ से जो बयान आया है राजीव रंजन जी का, उन्होंने कहा है कि भाई सब लोग सुरक्षित हैं बिहार में, और
किसी इस तरह की किसी यात्रा की आवश्यकता नहीं, यानी कहीं ना कहीं से उन्होंने गिरिराज सिंह की नीतियों का विरोध किया है। क्या खबर है जेडीयू के भीतर से इस मामले को लेकर? देखिए, जेडीयू साफ तौर पर जो है वह सभी लोगों के लिए है, सबका साथ सबका विकास। वो ना हिंदू देखती है, ना मुसलमान देखती है, ना सिख देखती है, ना ईसाई देखती है। वो सारी पार्टियों की एक पार्टी है। और कहा जाता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वह नवरात्रि भी करते हैं, नवरात्रि में पूजा पंडाल भी जाते हैं। और जब जुम्मा आता है या कहें तो ईद आता है, तो ईद के दौरान वह अपने घर पे जो है अपने सरकारी आवास जो एक अन्य मार्ग है वहाँ वह ईदी भी देते हैं। और वहाँ उस जो उन लोगों का रोज़ा टूटता है उसकी भी सारी तैयारियां खुद नीतीश कुमार करते हैं और सबके पास जाके देखते हैं कि सबको सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से मिले कि नहीं। तो अब इसी को देखते चूँकि विधानसभा चुनाव आ रहा है और कहीं ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार का वोट बैंक डैमेज हो जाए, नीतीश कुमार को आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ रहने के कारण जो वोटों का नुकसान हो वह झेलना पड़े, इसको लेके जेडीयू ने अभी से ही कमर। एक खबर अभी और अचानक मेरे जहन में आई, मैं देख रहा था कि आज नीतीश कुमार ने कटिहार में फिर से उस बात को दोहराया है कि उनके जीवन की बड़ी गलती थी कि 2 बार वो आरजेडी के साथ चले गए, अब आगे जीवन में फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। एक मैसिव रैली को वहाँ वो संबोधित कर रहे थे। तो ये तो क्लियर है कि भाई नीतीश कुमार अब जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि 2 सीट वहाँ उनको मिल रहा है झारखंड में, वहाँ भी वो कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। अभी खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव कल जमुई से ही वो रांची निकल जाएंगे वहाँ सीट शेयरिंग को लेकर के। तो नीतीश के इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? नीतीश कुमार ने जिस तरह से आज वहाँ बोला भाषण में, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि दोबारा आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन यह राजनीति हमने पिछले दिनों भी देख लिया था कि नीतीश कुमार विधानसभा में भी बोलते थे कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, मगर अब बीजेपी में नहीं जाएंगे। उन्होंने दोबारा यह गलती की। तो इस तरह से ऐसा एक बार नहीं 2 बार नहीं हुआ है। और यहाँ तक नहीं, मुझे ये लग रहा है ना कि चूंकि अभी आप हरियाणा में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीता है, तो मोदी का कद एक बार फिर से बढ़ गया है राष्ट्रीय स्तर पर। और यही वजह है कि बिहार में चाहे वो चिराग हो, मांझी हो, कुशवाहा हो, ये तमाम लोग बैकफुट पर आ गए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि विधानसभा चुनाव तक नीतीश कुमार इधर उधर करेंगे, चाहे लाख कोशिश आरजेडी कर ले। नहीं, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि विधानसभा चुनाव तक नहीं करेंगे, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। राजनेता के मन में कब कौन सी बात चलती है ये किसी को नहीं मालूम है। नीतीश कुमार लगातार कुछ कहते हैं, करते कुछ हैं। तो लेकिन हाँ, चूँकि विधानसभा का चुनाव है और वो नहीं चाहेंगे कि उनका जो वोट बैंक है वह घस के किसी भी तरह से उन्हें नुकसान हो, उनकी जो वर्तमान में सीटों की संख्या है वह गेन करे। कोई भी राजनीतिक पार्टी ये चाहेगा। और चूँकि गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं और वो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं और एक खास जाति समुदाय से आते हैं, इन सबों के बावजूद उन्होंने साफ कहा है कि मैं हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकलूंगा 18 तारीख से। तो कहीं ना कहीं यह मुसलमानों के लिए एक तरह से जो है वह घातक हो सकता है। कड़ा संदेश है ये। बिल्कुल। चलिए विवेक, 2 खबरें और हैं आपके बीट की। एक तो माले ने आज से यात्रा की शुरुआत की है, मैं देखा था कि आपने ग्रुप में उस खबर को डाला था। और दूसरी खबर ये है कि अब बालू खनन का काम आज से शुरू हो गया है, क्योंकि नदी में जब पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है तो बाढ़ के समय उसको बंद कर दिया जाता है। क्या है ये दोनों खबर? बिल्कुल, माले जो यात्रा है आज से नहीं बल्कि कल ही से यात्रा की शुरुआत की है। वो नवादा जिला से पद यात्रा है। वो वहाँ से पैदल जाएंगे गया जिला के टेकारी और वो जो तमाम जो जिलों में घूम कर भ्रमण करेंगे। और जो भाकपा माले का जो कार्यकर्ता जो होते हैं, ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता होते हैं, अगर उनके कार्यकर्ता जो देखे जाए तो एक बुलावे पे सीधे वो पटना हो या कहीं रैली होती है तो तमाम लोग चल के आ जाते हैं। वो चाहे ट्रेन से हो चाहे पैदल हो, तो पैदल के सहारे ही लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन उनकी यात्रा में जो देख रहे होंगे काफ़ी भीड़ भी देखने को मिल रहा है। और चाहे नवादा जिला से अपनी यात्रा का जब शुरुआत की, दीपांकर भट्टाचार्य खुद नेतृत्व कर रहे हैं, जो महासचिव हैं। और ऐसे में उनके साथ जो तमाम जो विधायक हैं, पार्टी के तमाम जो विधायक वो भी उनके साथ भ्रमण कर रहे हैं। और दूसरी खबर जो है खनन मुतब्बिक को लेकर, जो इस तरीके से आज विजय कुमार सिन्हा ने बगावते प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अब जो बालू है वो ऑनलाइन माध्यम से मिलेगा बालू। कल ही कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास हुआ था और आज उन्होंने बेगावते प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारी बात कही। और इसके साथ ही साथ कहा कि अगर अवैध तरीके से कारोबार होगी तो उस पर जुर्माना भी लिया जाएगा। और कई तरीके का जुर्माने का जो प्रावधान की गई है। ऐसे में लेकर अगर जो बड़े वाहन है उसमें
बड़े के तादाद में लिया जा रहा है, तो सामान ले जाया जा रहा है, ढोया जा रहा है, तो उसमें उनको 10 लाख रुपया तक जुर्माना लेना पड़ेगा। यानी कि साफ तौर पे जो कही जाए तो खनन भूतत्व विभाग है पूरी तरीके से एक्टिव नज़र आ रही है। 2007 या 2013 में एक विभाग का निर्माण हुआ था, उस समय से ही लगातार जो है करवाई। एक मतलब राहत भरी खबर है वो उन लोगों के लिए जो लोग अपना घर बनाना चाह रहे हैं या फिर बना रहे हैं, तो उनको अब फिर से बालू ऑनलाइन मिलेगा। यानी कि विधिवत अब बालू के लिए आपको दलालों को अपनी पॉकेट से पैसा नहीं देना पड़ेगा या फिर जेबें ढीली नहीं करनी पड़ेंगी। तो ये आज पूरी बड़ी खबरें थी जिन खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। आपको अगर ये हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल का यूट्यूब चैनल है बायोस्कोप बिहार, आप उस पर जाइए, उसको जाकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपका लाइक करना, आपका कमेंट करना वो कहीं ना कहीं से हमारे मनोबल को और ज़्यादा बढ़ाएगा और हम यह कोशिश करेंगे कि और भी कुछ ज़्यादा बेहतरी कर सके। फ़िलहाल आप इसके राजीव को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए न्यूज़ 22 स्कोप। नमस्कार।